जिसको हम डॉक्टर्स हल्फ उठाते हुए कहते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, वो SIUT वाले कर रहे हैं। और अगर ये वाकई इदारा ना होता तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। 6:30 बजे हमारी पर्ची शुरू हो जाती है और तकरीबन 2 बजे तक हमारी पर्ची चलती है। हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड है सारा मैनुअल रिकॉर्ड है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के दौरान ही हम उनकी फाइल निकाल देते हैं। जो इस इदारे में हो रहा है और जो कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होता है, वो तमाम तर फ्री होता है। और फ्री ना सिर्फ फ्री होता है बल्कि फ्री एक डिग्निटी के साथ होता है। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक घर में आए हुए। कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहाँ पे इस तरह से OPD में एक म्यूजिक का इंतजाम किया जाए बच्चों का दिल बहलाने के लिए। बच्चों की तादाद इस इदारे में तकरीबन 20 से 25% है। जो कल ट्रांसप्लांट एक हमारे लिए एक बहुत मुश्किल केस हुआ करता था, अब बिल्कुल जस्ट लाइक ए कट डाउन। 1973 के सैलाब आए थे, बहुत पूरा सिंध अफेक्ट हुआ था उससे, और वहाँ पर उनका एक कैंप था जिससे कि हम लोग इमदाद दिया करते थे। और मैं समझता हूँ कि SIUT का जो अभी खदोखाल आप देखते हैं तो उसमें उस इवेंट का बहुत बड़ा हाथ है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि SIUT शुरू ही वहाँ से हुआ जहाँ के लोगों के गरीब मरीज को मुफ्त इलाज और इलाज इस तरह किया जाए कि उसकी इज्जत नफ्स पे कोई असर न पड़े। अगर आँखों के साथ जहन भी खुला हुआ हो और आपका की तबीयत हसास हो, जो चीज़ें आप देख रहे हैं अगर उसका आप असर अपने ऊपर लें, तो मसलन अगर कोई शख्स प्यासा है तो 2 चीज़ें हैं, आप उसे इग्नोर करके चले जाइए या कोशिश कीजिए प्यासा है तो इसको कहीं से पानी ला कर दें। अगर ये आपकी ट्रेनिंग हुई है, अगर हसास आपका माइंड है, तो आप जो चीज़ें देखते हैं उससे रिस्पॉन्ड करते हैं। इंसान होने की भी जिम्मेदारी अगर महसूस करते हैं कि आप इंसान हैं, इंसानी जिम्मेदारी ये है कि आप शेयर करें, आप हेल्प करें। ना तो मैंने कभी कोई प्लानिंग की, मैं बड़ा डिसऑर्गेनाइज हूँ, ना किसी किस्म की स्कीम बनाकर, ना कि बचपन में ख्वाब देख रहा था, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ एक आम आदमी हूँ। आम आदमियों के साथ जो मेरे मुशाहिदात थे उनका मेरे ख्याल है मेरे जहन पर असर पड़ता रहा और उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। और खुशकिस्मत मैं इस बात में था कि मेरे पास बहुत अच्छी टीम डेवलप होती चली गई। मामूली सी मिसाल आपको दूंगा कि मैंने जब यहाँ पर जॉब लिया था, यूरोलॉजी का वार्ड जॉब था। यूरोलॉजिकल सर्जरी होती है जिसमें मेरा काम था कि मैं प्रोस्टेट ऑपरेट करूँ, स्टोन का ऑपरेट करूँ, यूरेथ्रा को ठीक करूँ, और इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब स्टोन ऑपरेट करने की नौबत आती थी तो मेरे पास ख़ास तौर से इंटीरियर्स ऐसे लोग आते थे जो यंग होते थे, जिनके दोनों गुर्दे पत्थरों से बंद होते थे और उनके गुर्दे का फेल जो है, रीनल फंक्शन बिल्कुल ख़राब होता था, किसी काम का नहीं होता था। तो इसका एक ही हल था कि जिनके गुर्दे ब्लॉक हैं और गुर्दे का फेल ख़राब हुआ है उनकी डायलिसिस की जाए। तो ये एक ऑब्वियस सा रिस्पांस होना चाहिए था और जो हुआ कि भाई अगर इसके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं और ऑपरेट करना ज़रूरी है और ऑपरेशन से बच सकता है तो इसकी डायलिसिस करें। डायलिसिस के लिए कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी, कोई होती ही नहीं थी मुल्क में। तो उसके लिए मशीन भी नहीं 10 लाख की मिलती ला सकते थे। ट्रेनिंग का ये फ़ायदा हुआ था बाहर की कि जो वर्स्ट सिचुएशन में किस तरह से आप सेल ऑफ कर सकते हैं। तो उसे पेट के अंदर ट्यूब डाल करके उसको गुर्दे को धोना शुरू किया। 6-7 अगर मरीज, वो तो लोग भेजते नहीं थे क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं थी और लोगों को फेथ उसके अंदर नहीं था। लेकिन 2-4 जब बचने लगे तो उससे हम लोगों की भी हिम्मत बढ़ी और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जब ये बढ़ते चले गए तो बाद में एक अच्छा खासा जो पॉपुलेशन हो गई उन लोगों की जो डायलिसिस पे थे। अच्छा, डायलिसिस के बाद इनके जो ऑपरेट किए गए, इन लोगों को ऑपरेशन किया गया तो सक्सेसफुली वो ठीक होकर चले गए। तो वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा जो था इंसेंटिव और सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट था कि इन हालात में भी ये किया जा सकता है। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि बहुत काफ़ी तमाम से और जहाँ से भी लोग आने लगे जिनके गुर्दे फेल थे डायलिसिस के लिए। ख़ास तौर से गानी वार्ड थे जिसमें औरतों के ज़िचकी के अंदर जो थे गुर्दे ख़राब होते थे। तो हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन हो गई करीब 200-250 के जिनकी ज़िंदगी का दारोमदार डायलिसिस और मशीन के ऊपर था। अब ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब ये दूसरी ज़रूरत पैदा हो गई कि किस तरह से
आउटलेट पैदा किया जाए इन मरीजों के लिए जिनकी ज़िंदगी के दारोमदार में ज़्यादा मशीनें भी नहीं हो सकती थी, उसका एक ही जो रास्ता था और जो लॉजिकल था वो ये कि उनके ट्रांसप्लांट किए जाएं। हमारे पास इतने करीब 20-25 मशीनें चल रही थी और करीब 250-300 आदमी मशीनों के ऊपर हुकअप थे और हमारे पास कोई ज़रिया रही नहीं गया था, या तो हम उनको इनकार करते या हम उन्हें ऑपरेट करते। लिहाजा 85 में पहला ट्रांसप्लांट किया गया और वो ट्रांसप्लांट भी मेरा ख्याल है इसलिए किया गया कि लेट जनरल ज़ियाउल हक मरहूम वो आए थे आगा खान को इनागुरेट करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर दी थी कि अब किसी और अस्पताल की ज़रूरत नहीं होगी, अब जितने स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी सब यहाँ पर होगी। तो हमारी टीम ने उसी दिन डिसाइड किया कि चलें पहला ट्रांसप्लांट हम लोग इसी हफ्ते में कर देंगे। बल्कि प्रोफेसर अनवर नकवी थे, ये जफ़र अल्ताफ़ सब अक्सर कर देते हैं, तो एक पेशेंट का हमने कर दिया ट्रांसप्लांट। ये चांस था कि हर चीज़ ठीक हुई, वो कामयाब हो गया ट्रांसप्लांट। तो उससे एक हफ्ते के बाद भी हम लोगों ने प्रेस को बताया कि जी ऐसा हुआ है। लेकिन वो जो कुछ हुआ वो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। वो जो टीम थी जो मोटिवेटेड थी, जिनकी एम्बिशंस ये थे कि हमें पहले करना है एक और पब्लिक सेक्टर में करना है, फ्री करना है, एक आम आदमी का करना है। मेरा कंसेप्ट कभी भी टीम से डॉक्टर का नहीं होता। मेरा कंसेप्ट होता है उन लोगों का जो कि वो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं या स्टेज सजाते हैं जिसके ऊपर के डॉक्टर जाकर के प्रैक्टिस का एक्टिंग करता है। उससे ज़्यादा उसका रोल नहीं है। सबसे बड़ा रोल जो है उस टीम का है जिसके अंदर कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, आपके क्लीनर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं और उसके बाद आपके टेक्नीशियन होते हैं, थिएटर टेक्नोलॉजी का, यानी पूरा जो ट्रांसप्लांट है उसका दारोमदार अगर थिएटर में आते हैं तो हमारे थिएटर टेक्नोलॉजी के ऊपर है। और जिस ज़माने में पहला ट्रांसप्लांट हुआ था उस वक्त तो क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं था, लिहाजा लोगों को ट्रेन करना मुश्किल होता था। मैं अकेला था जिसने कि ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है जो देख कर आया था। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने कंसंट्रेट किया है वो नर्सेज की ट्रेनिंग पर, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग पर, किस तरह से क्या चीज़ होगी। साल हर साल हम लोग करते रहे, वो चीज़ प्रैक्टिस करते रहे और फिर जानवरों पर करते रहे। लिहाजा जो हमने उस चीज़ को किया तो टीम में हर शख्स जो था उसको मालूम था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। और इसीलिए हमें ये परेशानी नहीं थी कि थिएटर की स्टरलाइजेशन कैसा होगा, जबकि हमारे पास अच्छे स्टरलाइजर्स नहीं थे। हमें मालूम था कि जो मैक्सिमम हो सकता है दुनिया में कहीं इन हालात में वो हमारी टीम करेगी। लिहाजा हम तो इत्मीनान से हम लोग सोते थे। अरसे तक जो ये इंस्टीट्यूट है वो जो सो कॉल्ड एब्सोल्यूट मशीन थी जो डिस्कार्ड होती थी इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो हम लोग जमा करके लाते थे और बाकायदा और फिर उसको यहाँ पर ट्राई करते थे। जो भी मशीन हम कभी खरीदते हैं तो हमारे परचेज का एक बड़ा नॉवेल सिस्टम है। जिसे यूज़ करना है मशीन, जिस डिपार्टमेंट को, वो बनाएगा उसको कौन सी मशीन चाहिए, क्यों चाहिए। तो ही इज़ द एंड यूज़र, ही इज़ द मेन पर्सन। अच्छा, ट्रेनिंग में आम जगहों पर सिर्फ डॉक्टर्स भेजे जाते हैं, ट्रेनिंग में टेक्नीशियन जाते हैं जिन्होंने उस मशीन को रन करना है। मास्टर ज़ैनुल आबिदीन थिएटर टेक्नीशियन थे, बहुत ऑनेस्ट थे। हम सब जब स्टूडेंट थे उन्होंने पढ़ाया था एंड बाद में पहला ट्रांसप्लांट उन्होंने कराया था एंड ही डाइड ऑन ड्यूटी मोस्ट ऑनेस्ट। तो उनके नाम पर ये स्कूल ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग आबिदीन स्कूल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी बना है। अच्छा, इसका एफिलिएशन कराची यूनिवर्सिटी से है और बाद में हम लोगों ने बैचलर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी शुरू किया। यहाँ पर दूसरा साल चल रहा है। तो जो स्कूल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसका जो फाउंडेशन है वो इन स्टूडेंट पर है जो फर्स्ट डिवीजन इंटरमीडिएट हैं पूरे मुल्क से और जो मेडिकल का इंजीनियरिंग में जा नहीं सके तो उनका फिर इम्तहान होता है, रिटर्न इम्तहान होता है। उनके जो बेस्ट उनको पिकअप करते हैं। यकीन करें कि ये इनके आने के बाद आज भी हमारे थिएटर का पूरा माहौल या डायलिसिस का माहौल चेंज हो गया है कि ये जो कर रहे हैं, पहले ये था मंकी सी एंड मंकी डू, अब यह है कि उनको ये मालूम कि क्यों ये कर रहे हैं, तो ये चेंज कर देगा पूरा सिनेरियो। अर्थक्वेक में थोड़ा बहुत मेरा एक्सपोजर था और ईरान की पूरी स्टडी की थी जो हुआ था और क्योंकि यही बेल्ट है, हमारी बेल्ट है और